Hello students, class 9th. Today I am teaching you Electoral Politics chapter 4 in Political Science. Within these 3 days, 3 chapters, I taught you about the democracy, the merits and demerits of democracy, effect of democracy and the why the people prefer democracy. लोग डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं. रेगुलर इलेक्शंस होते हैं आफ्टर द गैप ऑफ 5 years. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है. वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हैं. इक्वलिटी एंड फ्रीडम है और सोसाइटी में हर एक के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं. तो अगर हम बात करें कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, वाई वी रिक्वायर इलेक्शन फॉर ए कंट्री. असेंबली इलेक्शन अगर हरियाणा की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट हरियाणा, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट एंड एक्सपेक्टेशन क्राउड. आधी रात का जो समय है और जो जो भीड़ है वो बैठी हुई है, 5 घंटों से बैठी है एक चौक में, टाउन के एक चौक में, और अपने लीडर का इंतज़ार कर रही है जो आने वाले हैं. ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, आयोजनकर्ता, उनको भरोसा है, एश्योर दैट रिश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट्स. क्राउड जो भीड़ है, ही वुड बी हियर, वो यहाँ होंगे इस भीड़ के बीच में और किसी भी पल. क्राउड स्टैंड अप, भीड़ खड़ी होती है. वेन एवर ए पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे, कोई भी गुजरती हुई गाड़ी वहाँ पे आती है, वहाँ से गुजरती है तो भीड़ खड़ी हो जाती है. उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नेता आ गए हैं. इट अराउज होप दैट ही हैज कम. द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा. जो लीडर आने वाले हैं वो मिस्टर देवीलाल है, हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं, मुखिया हैं. हु वाज टू एड्रेस, जो क्यों आने वाले थे, वो करनाल में एक सभा को संबोधित करने आने वाले थे मंगलवार रात को, बृहस्पतिवार, गुरुवार रात को. द 76 ईयर ओल्ड लीडर जो थे इज अ वेरी बिजी मैन है. वो आजकल चौधरी देवीलाल इज अ वेरी बिजी पर्सन नाउ डेज. कारण क्या है उनकी व्यस्तता का. इस डे स्टार्ट, उनका दिन 8 बजे शुरू होता है और 11 बजे एंड आफ्टर 11 बजे ख़त्म हो जाता है. ही हैज़ ऑलरेडी एड्रेस्ड, उन्होंने पहले ही 9 इलेक्शन मीटिंग यानी चुनावी सभा, सुबह से 9 मीटिंगें उन्होंने सभाएं खत्म कर दी है, संबोधन कर दिया है. बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग, पिछले 23 मंथ से ऐसा ही हो रहा है. प्रिपेयरिंग, जो इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है इज अबाउट स्टेट असेंबली में इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987 में जो इलेक्शंस हुए थे. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस. जो स्टेट था 1987 की अगर हम बात करें, उस समय वहाँ पर स्टेट असेंबली के चुनाव होने वाले थे और उस स्टेट में जो उस टाइम जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी वो थी कांग्रेस पार्टी. सिंस 1982 से वो रूल कर रही थी, 5 ईयर रूल करा है उसने. एंड देन 87 में स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने थे, इसीलिए चौधरी देवीलाल जगह जगह पर इलेक्शन जो कह रहे थे, इलेक्शन की मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे. तो चौधरी देवीलाल ने क्या किया, अपोजिशन लीडर थे उस टाइम पे जब कांग्रेस की पार्टी रूल कर रही थी. उस समय जो चौधरी देवीलाल थे वो यानी अपोजिशन लीडर थे. उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे बोलते हैं न्याय युद्ध, यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए युद्ध. एक मूवमेंट चलाया था उन्होंने और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी, लोकदल बनाई थी. उनकी पार्टी का नाम लोकदल था, लोकदल के वो नेता थे. इस पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टी, उसकी पार्टी को अदर अपोजिशन पार्टी ने भी ज्वाइन किया और फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस, और कांग्रेस के अगेंस्ट एक बड़ी पार्टी बनाई और कांग्रेस के अगेंस्ट क्या किया, इलेक्शन लड़ने को तैयार हो गए. इन इलेक्शन कैंपेन में जो कैंपेन अभियान था, देवीलाल ने ये कहा लोगों से, अपनी संबोधन में ये कहा, अगर इसकी पार्टी वोन द इलेक्शन
हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर। उसकी जो पार्टी है, अगर सरकार बनाती है, इलेक्शन जीत के आती है, तो क्या करेगी, किसानों के जो लोन है वो माफ़ कर देगी। और जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी हैं और किसान हैं, उनके लोन माफ़ कर दिए जाएंगे। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो चौधरी देवीलाल अपने चुनावी संबोधन में ये लोगों से वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो गवर्नमेंट का पहला काम होगा वो छोटे व्यापारी और किसानों के लोन को माफ़ करना होगा। द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो उस समय गवर्नमेंट रूल कर रही थी कांग्रेस की, उससे लोग खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाय देवीलाल प्रॉमिस। देवीलाल के इस तरह के वादे से लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए, प्रभावित हुए कि क्या सचमुच में किसानों और छोटे व्यापारियों का लोन माफ़ हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ सो व्हेन इलेक्शन वेर हेल्ड, जब इलेक्शन हुए और जब वोटों की गिनती हुई, ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल के फेवर में लोगों ने वोट किया। और इट एलाइज, और इनके एलाइज जो इनके गठबंधन थे, जो अदर अपोजिशन पार्टियां इनसे जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा 87 में, लोकदल और उसके पार्टनरों ने 76 या सीट जीती 90 सीट में से। 76 का अर्थ है कि 90 सीटों में से 76 एमएलए लोकदल पार्टी के थे। अब आप समझे, इन स्टेट लोकदल में अलोन, अच्छा उस 76 में 60 सीटें तो लोकदल के थे, जो अदर उसके साथ एलाइज पार्टी के थे, यानी 16 मेंबर अदर पार्टीज के थे। और क्लियर मेजोरिटी 60 में ही मिल गई। लोकदल ने अलोन 60 सीटें जीती और जो क्लियर मेजोरिटी मिली, पूर्ण बहुमत मिला उन्हें असेंबली में, तो कांग्रेस कुड विन। और कांग्रेस जो थी उस समय, कांग्रेस का जो शासन था, जनता उनसे खुश नहीं थी, उन्होंने केवल 5 सीट जीती। मतलब कांग्रेस पार्टी से 5 ही लोग एमएलए की सीट जीत पाए। 60 सीटें एमएलए की लोकदल लेके आई, चौधरी देवीलाल के पार्टी मेंबर्स, और 16 सीटें अदर एलाइड पार्टियां। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट परिणाम घोषित हुए, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था उस समय, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, नए एमएलए जो लोग थे, उन लोगों ने अपना जो लीडर चूज किया देवीलाल को। और देवीलाल चूंकि वो लोकदल के क्या थे, लीडर थे, एमएलए जो थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए चुन के आए थे 60, उन लोगों ने भी अपना लीडर चुना देवीलाल को, और वो देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। गवर्नर ने इनवाइट किया देवीलाल को न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाने के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, 3 दिनों के भीतर जैसे इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए और वो चीफ मिनिस्टर बने, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इश्यूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर, उसकी सरकार ने एक जीओ जारी किया, गवर्नमेंट ऑर्डर, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन, जिसमें क्या था, आउटस्टैंडिंग जो लोन था छोटे किसानों का, एग्रीकल्चर लेबर का और छोटे व्यापारियों का, उनकी पार्टी ने क्या किया, हिज पार्टी रूल द स्टेट, सब माफ कर दिया लोन। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, उसकी पार्टी ने स्टेट में 4 साल शासन किया। नेक्स्ट इलेक्शन जो 1991 में हुई है, 87 के बाद 1991 में हुई है, 5 year कंप्लीट करने, 5 year कंप्लीट नहीं किए उनकी पार्टी ने, 4 year कंप्लीट किए थे अगर आपको याद हो। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट, लेकिन 4 year कंप्लीट करने के बाद, अपने वादे पूरे करने के बाद लोगों से, उसकी पार्टी ने जब दोबारा इलेक्शन लड़ा 1991 में, दोबारा से उनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। दिस टाइम में डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट द कांग्रेस, दोबारा से कांग्रेस आ गई। काफ़ी स्ट्रेंज लगता है कि जिस पार्टी ने, लोकदल पार्टी ने और देवी चौधरी लाल ने अपने किए गए सारे वादे जो थे, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में किए थे, लोगों से संबोधन में किए थे, वो पूरे किए। इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ फुलफिलिंग ऑल द प्रोमिसेस, हिज पार्टी डिड नॉट विन द इलेक्शन। काफ़ी स्ट्रेंज लगता है ये सुन के कि फिर भी उनकी पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं जीत पाई, दोबारा से नहीं आ पाई गवर्नमेंट बना के।
वाई डू वी नीड इलेक्शंस। अब क्वेश्चन आता है कि हमें आखिर इलेक्शंस क्यों चाहिए। वाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी देश में हम देखते हैं इलेक्शंस होते हैं। वी नोटेड इन चैप्टर में वंस दैट देयर आर मोर देन 100 कंट्री। हमने ये देखा था चैप्टर 1 में कि मोर देन 100 से जो ज़्यादा देश हैं उनमें क्या है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस और पीपल क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया से MP MLA को चुनते हैं। वी ऑल्सो रेड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्री। हमने तो ये भी पढ़ा कि बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं बट दे आर नॉन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन होने के बावजूद एक कंट्री का डेमोक्रेटिक ना होना काफ़ी सरप्राइज करता है हमको। इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, द क्वेश्चन अराइज दैट वाई द इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट, वाई वी प्रिफर इलेक्शन। लेट अस ट्राई टू इमेजिन। डेमोक्रेसी को अगर हम इमेजिन करें विदाउट इलेक्शन क्या होगा। अगर इलेक्शन ना हो इस देश में, रूल ऑफ पीपल, जो रूल जनता का जो शासन है, पॉसिबल होगा विदाउट एनी इलेक्शन, बिना किसी इलेक्शन के। फिर तो कौन रूल करेगा अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो, जनता का शासन है तो। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर। सभी लोग एक साथ चेयर में बैठ जाएंगे, शासन करेंगे एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। हर दिन कोई भी पावरफुल जो होगा, अब भाई कौन बैठेगा, जो पावरफुल होगा, जो रिच होगा। रिच है तो डेफिनेटली वो पावरफुल है। रिच और पावरफुल लोग बैठेंगे उसमें और हर दिन डिसीजन लेंगे। बट वी हैव ऑलरेडी सीन चैप्टर 2 में हमने पढ़ा दैट इज नॉट पॉसिबल। लार्ज कम्युनिटी, जो बड़ा समुदाय होता है, बड़े समुदाय में ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा इंटायर कंट्री के लिए डिसीजन दिया जाए। क्योंकि हर जो जितना बड़ा देश होगा उतनी ज़्यादा वहाँ की प्रॉब्लम्स होंगी, उतनी डाइवर्सिटी होगी, तो उतनी प्रॉब्लम्स में एक पर्टिकुलर पर्सन को हर जगह की एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में प्रॉपरली पता नहीं होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी नॉर इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम। और हर किसी के पास इतना समय और इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो सभी मैटर्स पर, जिसकी उसे जानकारी नहीं है, उन पर भी वो डिसीजन ले सके। तो इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट पर पॉलिसी बनाने, किसी भी विषय पर पॉलिसी प्रोग्राम बनाने से पहले उससे रिलेटेड लोगों से इंफॉर्मेशन ली जाती है, मीटिंग्स होती हैं, बिल पास होता है, तब जाके देश में वो कानून बनता है। ऑल मैटर देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसी में पीपल रूल करते हैं दो दियर रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। इस दियर ए डेमोक्रेटिक वे सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है विदाउट इलेक्शन। क्या एक डेमोक्रेटिक तरीका हो सकता है कि अपने प्रतिनिधि को हम बिना इलेक्शन के चुने? किस बेसिस पर हम किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को बेटर बोल सकते हैं? आइदर वो नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, एजेड है या एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अगर हम ये देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ एज, यदि हम किसी प्रतिनिधि को बिना इलेक्शन के बेसिस पर एज और एक्सपीरियंस के आधार पर चूज करें, जिसे अनुभव है, या प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन और नॉलेज के आधार पर हम उसे चूज करें, देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी, कुछ कठिनाई आ सकती है ये डिसाइड करने पे हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, कौन ज़्यादा अनुभवी और नॉलेज रखता है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टी, लोग इस डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व कर सकते हैं। सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, और इस कंडीशन में चलो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा नॉलेज वाला है, एक्सपीरियंस्ड है और लोगों के लिए एक सेवा भाव रखता है? बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, पर क्या हम इस प्लेस को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव, हमें कैसे पता चलता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाइक करते हैं? एज पर द विशेष ऑफ पीपल, जो विश होती है लोगों की ज़रूरतें। हाउ टू मेक श्योर, हम कैसे श्योर करते हैं कि दोज हुज द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव,
किस तरह से पीपल पसंद करते हैं, लाइक आर या डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि को रिमेन नहीं करते हैं। दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर, इस मैकेनिज्म के द्वारा पीपल क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं रेगुलर इंटरवल पर, और या उनको बदल सकते हैं। यानी ये हमारे हाथ में है कि हम किसी प्रतिनिधि को चुन भी सकते हैं और अगर वो अच्छा काम ना करे उसको हम बदल भी सकते हैं। दिस मैकेनिज्म कॉल इलेक्शन, इसी मैकेनिज्म को हम इलेक्शन बोलते हैं कि जिसमें हमें किसी को चुनने का अधिकार हो और आफ्टर 5 years रेगुलर इंटरवल के बाद हम उसे बदल भी सकें। इलेक्शन आर कंसिडर इसेंशियल, इसीलिए जो इलेक्शन होते हैं वो ज़रूरी माने जाते हैं फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी प्रतिनिधि के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इलेक्शंस में द वोटर मेक मैनी चॉइस, जो वोटर होते हैं उनके पास कई सारी चॉइस होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ, वे उसको चूज सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वे चूज कर सकते हैं जो हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनाएगा उनके लिए या जो कानून बनाएगा और सभी डिसीजन को लेगा, सारे अहम फैसले लेगा, मेजर डिसीजन। दे कैन चूज द पार्टी, वो उस पार्टी को चूज कर सकते हैं हुज पॉलिसीज विल गाइड, जिसकी जो पॉलिसियां होंगी गवर्नमेंट बनाने में, कानून बनाने में हेल्पफुल होंगी। कौन सी चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनाते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे बोल सकते हैं हम। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वे, जो इलेक्शन है कई तरीके से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शन, सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी कुछ प्रकार के इलेक्शंस होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्शन और एनी अदर इलेक्शंस को जो नॉन डेमोक्रेटिक में होते हैं उनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली, हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ा है। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्री, हमने कई कंट्रीज के एग्जाम्पल पढ़े हैं जहाँ पर इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वो रियली डेमोक्रेटिक नहीं कहलाते हैं। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में ओनली वन पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए उसी पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी कि पीपल के पास चॉइस ही नहीं है अदर पार्टी को चुनने की। तो इलेक्शंस तो हो रहे हैं आफ्टर द गैप ऑफ 5 years, पर इन स्पाइट ऑफ हैविंग इलेक्शन द कंट्री कान बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, चाइना को हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते इलेक्शन होने के बावजूद। रियली कॉल्ड डेमोक्रेटिक, क्या वो रियली वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और कुछ देशों में हमने जो मैक्सिको में पढ़ा जो PRI थी हर साल जीतती थी वो 5 years में जब इलेक्शंस होते थे, पर वो अपने डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचती थी। इलेक्शन होने के बावजूद फेयर इलेक्शन न होने के कारण उसको भी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न, देयर आर स्टार्ट विद सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन जो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, वो इस प्रकार है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर किसी को, हर सिटीजन को चुनने का अधिकार होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर किसी के पास जो वोट है वो वन वोट वन वैल्यू है, और उसकी जो वोट वैल्यू है, वन वैल्यू का अर्थ है कि एक सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जैसे रिच, पुअर, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, सभी लोगों की जो वोट वैल्यू है वो इक्वल रहेगी। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी एक बार ही वोट देगा। दूसरा ये कहता है सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो पार्टीज हैं और कैंडिडेट हैं वो फ्री होने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस, और इसीलिए वोटर्स के पास चॉइस होनी चाहिए। जितने ज़्यादा कैंडिडेट या जितनी ज़्यादा पार्टियां होंगी डेमोक्रेसी के लिए उतना अच्छा है। यानी मोर देन वन पार्टी तो होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा पार्टियां चलो ना हो क्योंकि उसमें इलेक्शंस में ज़्यादा खर्चा होगा। एटलीस्ट 2 पार्टियां एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। थर्ड, हम कह सकते हैं
द चॉइस शुड बी ऑफर्ड, चॉइस होनी चाहिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद कि अगर कोई पार्टी कैंडिडेट या कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इफ द सिटीजन आर नॉट हैप्पी विद द present government, then the people can change that governments, change the candidate of their area. इलेक्शन रेगुलरली 5 years के गैप में होने चाहिए और उनके पास चॉइस होनी चाहिए. फोर्थली, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जो फोर्थ है, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय पीपल, जो कैंडिडेट पीपल के द्वारा प्रीफर्ड हुआ है, शुड गेट इलेक्टेड, उसे इलेक्टेड होना चाहिए. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री होने चाहिए, यानी कि जैसे इलेक्शंस में बहुत सारे कैंडिडेट या नॉन पार्टी कैंडिडेट का पैसा नहीं होता चुनाव लड़ने के लिए, तो आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन को कुछ पैसा देना चाहिए और कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, जो कि क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आचार संहिता लगती है, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है हर पॉलिटिकल पार्टी को. तो देश में फ्री इलेक्शन हो, कोई पैसा नहीं पड़ता है हमें वोट डालने के लिए, फ्री इलेक्शन तभी बोला जाता है. फेयर हो, यानी कि ऑनेस्टली इलेक्शंस हो, यानी कि मैक्सिको की तरह डर्टी ट्रिक्स अपनाए जाए या डराया धमकाया जाए या वोटर्स को खरीदा जाए या गलत तरीके अपनाए जाए. दिस माइट लुक वेरी सिंपल, होने के लिए तो ये बहुत सिंपल लगता है, इजी कंडीशन, बट देयर आर मैनी कंट्रीज हैं वेयर दीज आर नॉट फुलफिल, जहाँ ये पूरे नहीं होते हैं. इस चैप्टर में हम अप्लाई करेंगे कंडीशन टू इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री. हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं, इफ वी कैन कॉल, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोल सकते हैं. इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये अच्छा है कि देश में पॉलिटिकल कंपटीशन हो. इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, इलेक्शन को हम बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल कंपटीशन भी है, कंपटीशन माना जाएगा ये. कंपटीशन टेक, और ये कंपटीशन होता है अलग अलग रूप लेता है, वेरियस फॉर्म्स में दिखता भी है हमें. मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म जो इसका है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन होता है, दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में. देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी दो पावरफुल पार्टियां होती हैं उनके बीच में. कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल जो होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, हर एरिया जो होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो एरिया होता है पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होता है, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सिटीजन है उस एरिया से जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं. इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन होता है अमंग सेवरल कैंडिडेट में, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिटीजन जो रहते हैं उनमें से इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अपने एरिया से कैंडिडेट जो है उसको वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा है. उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले कई सिटीजन में से कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले सभी लोग जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं एज, वोट देने के लिए कैपेबल होते हैं. ठीक हो गया. इसीलिए इफ देयर इज नो कंपटीशन, तो कंपटीशन होना जरूरी है, कह रहा है. यदि कंपटीशन ना हो तो इलेक्शन विल बी बिकम पॉइंटलेस हो जाएंगे, कोई आधार ही नहीं रहेगा उनका, कोई एम ही नहीं रहेगा. बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये सही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो. क्लियरली इलेक्शन कंपटीशन, इलेक्ट्रोल कंपटीशन जो है मैनी डिमेरिट्स, क्योंकि इलेक्शन कंपटीशन जब होते हैं, इलेक्ट्रोल कंपटीशन, उसके बहुत सारे क्या हैं, अवगुण भी हैं, बहुत सारी कमियां हैं, डिमेरिट्स हैं. क्या कमियां हैं? इट क्रिएट्स सेंस ऑफ डिसयूनिटी, यानी कि एक देश के डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या अपोजिशन पार्टी हो, दोनों को मिलके करना चाहिए काम. तो अगर हम देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन हो रहा है इलेक्शंस में, इलेक्शन जीतने के लिए, तो इसमें डिसयूनिटी आएगी, एकता नहीं रहेगी उसमें. एंड फैक्शनलिज्म होगा इन एवरी लोकेलिटी में, क्षेत्रवाद टाइप का. यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल, आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा, कंप्लेनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी. क्या करते हैं वो? कंप्लेन करते हैं एक पार्टी की
आपके लोकेलिटी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर होते हैं अलग अलग पार्टी के, बीजेपी वाले कांग्रेस पर एलिगेशन लगाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी पे लगाते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है वो पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे लीडर्स पर पॉलिटिकल पार्टियाँ एलिगेशंस लगाती हैं। वो कहती हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो उनकी पार्टी की देन है। तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं और लीडर्स, पार्टी के जो लीडर होते हैं, एलिगेशन यानी आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर। पार्टीज और कैंडिडेट जो होते हैं डर्टी ट्रिक्स यानी कि गलत तरीके से चुनाव को जीतने का प्रयास करते हैं। सम पीपल, कुछ पीपल जो होते हैं, सेज दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रोल फाइट, ये जो प्रेशर होता है उनके दिमाग में दबाव बनता है चुनाव जीतने का। फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इससे हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं फॉर्मुलेट कर पाते हैं। सम गुड पीपल जो होते हैं जो रियली में देश की सेवा करना चाहे, हु मे रियली विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट इंटर, इस एरिया में नहीं आ पाते, क्योंकि जो रिच और पावरफुल लोग हैं उनको कभी इलेक्शन जीतने ही नहीं देते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्थी कंपटीशन देखा जाता है। इसलिए और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे अवेयर थे इस प्रॉब्लम से, येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन हुआ इन इलेक्शन में एज दे वेर टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। जैसा कि वो क्या करते थे, कंपटीशन इलेक्शन में देखा द वे, वो तरीका जिससे हम अपने फ्यूचर लीडर को चुन सकते हैं। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इस सिस्टम ने बेटरली वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपना लीडर चुन सकते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड में ऑल पॉलिटिकल लीडर व्हाट इज गुड फॉर द पीपल, आइडियल वर्ल्ड में हम देखते हैं आदर्श संसार में जो सभी पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो जानते हैं लोगों के लिए क्या अच्छा है, एंड आर मोटिवेटेड, और उनको इसलिए मोटिवेटेड किया जाना है ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम। ऐसा कब हो सकता है, जब उनकी इच्छा हो कि उनको जन सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है आइडियल वर्ल्ड में। बट दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ, ये देखना है कि आगे रियल लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स क्या हैं। पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में अगर हम देखें पॉलिटिकल, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स की तरह आर मोटिवेटेड बाय ए डिजायर, किस तरह से मोटिवेटेड होते हैं, एक इच्छा से। एडवांस दियर पॉलिटिकल कैरियर को एडवांस बढ़ाते हैं आगे। दे वांट टू रिमेन इन पावर, वो अपनी सत्ता पाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं और पोजीशन चाहते हैं अपनी बस। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, दे मे विश बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी, लेकिन इंटायरली ये सेंस ऑफ ड्यूटी है उनका कहना मुश्किल होगा कि वो वाकई में सर्विस करना चाहते हैं पीपल की या आइदर केवल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इवन व्हेन दे विश टू सर्व पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू, कभी कभी ऐसा भी होता है वो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। देयर आइडियाज़ में नॉट मैच, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, वो मैच नहीं करते हैं कि व्हाट दे रियली वांट, वो आखिर चाहते क्या है। हाउ डू वी डील विद द रियल लाइफ, हम रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज, एक तरीका हो सकता है अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने का और कैरेक्टर को। एक पॉलिटिकल लीडर्स को नॉलेज होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसे करप्शन फ्री होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे जो है टू सेट अप ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाना वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवार्डेड, जहाँ से पॉलिटिकल लीडर को क्या किया जा सकता है, रिवार्ड दिया जा सकता है फॉर सर्विंग द पीपल, लोगों की सेवा करने के बदले। अगर कोई लीडर है लोगों की अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसे इनाम मिलना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है पनिश्ड करना चाहिए नॉट डूइंग सो, अगर ऐसा नहीं कर रहा है। वो डिसाइड, अब कौन डिसाइड करेगा कि उसे रिवार्ड मिलना चाहिए कि पनिशमेंट मिलना चाहिए, एक नेता को जो अच्छा काम कर रहा है या एक नेता को जो अच्छा काम नहीं कर रहा है। सिंपल आंसर, वो रिवार्ड या पनिशमेंट कौन देगा, हम लोग, द सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन, और यही चीज़ इलेक्टोरल कंपटीशन में भी देखी जाती है, जो अच्छा काम करता है
लोग उसको वोट करते हैं। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है प्रोवाइड इनसेंसिटिव टू पॉलिटिकल पार्टी को इनसिक्योरिटी की भावना आती है लीडर में। दे नो दैट इफ दे रेज इशू, वो जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले या अपोजिशन पार्टी वाले, वो जानते हैं कि अगर वो मुद्दे उठाते हैं, कोई मुद्दे हैं समाज में, सामाजिक बुराइयां जो है, इविल्स है, अगर पीपल वांट टू बी रेज द पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उनके जो चांस है जीतने के इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में, वो बढ़ेंगे। बट यदि वो फेल होते हैं वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कामों से, तो दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, वो दोबारा से जीत नहीं पाएंगे या दोबारा से गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अच्छा काम नहीं कर रहे, कई बार पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो एक लोगों से जानी जाती है। इट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी ही होती है। इज मोटिवेटेड वेल, मोटिवेटेड कब होती है? ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, वो क्या डिजायर करती है? पावर में आने के लिए। इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व, जब तक कि उसको फोर्स किया जाता है टू सर्व द पीपल, को सर्व करने के लिए। दिस इज ए बिट वेल, ये एक बिट होता है। लाइक द वे मार्केट वर्क्स, जिसमें हमारा जो मार्केट है वो काम करता है, जैसे कि एक बाजार काम करता है, उसी तरीके का एक बिट, एक शर्त है, एक ऐसी शर्त है जिसमें हमारा बाजार काम करता है। अगर हम एग्जांपल देखें ना, अगर एक कोई दुकानदार है, इफ इज इंटरेस्टेड ओनली इन इज प्रॉफिट, यदि वो केवल मुनाफा ही कमाना चाहेगा, अपना ही मुनाफा प्रॉफिट सोचेगा, ही इज फोर्स टू गिव, तो उसको मजबूर होना पड़ेगा। अगर वो मुनाफा चाहता है तो उसे अपनी अच्छी सेवा देनी पड़ेगी कस्टमरों को, यानी कि उसकी दुकान में गुड क्वालिटी के गुड्स होना चाहिए, रेट भी, प्राइस अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और उसे झूठा नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट लायर, ही शुड बी एक्टिव। इसी तरीके से इफ ही डज नॉट, यदि वो ऐसा नहीं करता है, यदि वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कस्टमर को अच्छी सर्विस, अच्छी सेवा नहीं देता है, उसकी दुकान में गुड क्वालिटी के गुड्स नहीं है, अच्छा रीजनेबल प्राइस नहीं लगाता है या हाई प्राइस लगाता है, अगर वो चीट करता है, अगर वो कस्टमरों को झूठ बोलता है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आई डोंट कि कस्टमर उसकी दुकान में जाएगा। इफ ही डज नॉट, यदि वो ऐसा नहीं करता है, कस्टमर क्या होगा? दुकान में चल जाएगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखा जाता है, यानी कि अगर सिटीजन को लगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडर हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो सोशल इश्यूज की प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज वाले मुद्दे पर सीरियस नहीं है, या लोगों की वेलफेयर के प्रोग्राम नहीं चलाती है, तो सिटीजन्स के सामने अदर ऑप्शंस होते हैं, वो अदर कैंडिडेट को चुन सकते हैं। यानी अगर उन्हें लगता है कि वो कैंडिडेट सही नहीं है, तो अगली बार वो फिर दूसरे को मौका देती है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं ना, हम हर बार हर किसी को नया नया मौका देते ही जाते हैं, और हर बार हमें धोखा मिलता है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में भी ऐसा ही होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन आता है, से बंटवारा, विभाजन होता है। हम अगलीनेस, बट इट इज़ फाइनली हेल्प, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कुरूपता कैसे आ जाती है। विभाजन होता है पॉलिटिकल कंपटीशन होने से, और फाइनली हेल्प टू फोर्स, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ हेल्प होनी चाहिए, लीडर को डेफिनेटली लोगों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर 2 हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, कह रहा है ये। एक जो वोटर है, वोटर को देखो किसी तरह से उल्टा करके के पैर पकड़े हुए हैं, यानी कि जो चुनाव लड़ रहा है, वोट मांगने के लिए आया है, वो कहता है कि मेरे पास तो स्कीम है, मेरे पास प्रॉमिसेस हैं, मेरे पास घोषणाएं हैं बहुत ज़्यादा। तो किसान कहता है मेरे पास वोट है, कह रहा है। इलेक्शंस के टाइम पर एक वोटर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है,
किस तरीके से वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, ये देखा जाता है। इस कार्टून्स में हम ये भी देख रहे हैं जैसे एक नेता है, उसने कई सारे वादे किए हैं वोटर से, और जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो वोटर होता है वो अपने आप को ठगा सा, यानी एकदम छलावा लगता है उसे। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कह रहा है, हमारे देश में जो सिस्टम है इलेक्शंस का वो किस टाइप का है। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है। इस आंसर के लिए लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शन आर हेल्ड। इलेक्शन हमारे देश में होते कैसे हैं। लोकसभा एंड विधानसभा, दो इलेक्शन होते हैं हमारे देश में। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, 5 साल के 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में रेगुलरली होते हैं। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या हो जाते हैं, कम टू एन एंड, उनकी पावर खत्म हो जाती है। द लोकसभा और विधानसभा, या तो लोकसभा या तो विधानसभा डिजॉल्व हो जाती है। लोकसभा के इलेक्शन होंगे 5 साल बाद तो लोकसभा, पुरानी लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी। विधानसभा के नए इलेक्शन होंगे तो पुरानी विधानसभा डिजॉल्व, यानी कि जो विधानसभा है लोकसभा की पूरी कैबिनेट है वो एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि अपनी जो टेन्योर है, जो उनका कार्यकाल है 5 साल का, वो पूरा होने के बाद वो डिजॉल्व हो जाती है। यानी डिजॉल्व होने से पहले पहले इलेक्शन होके नई कैबिनेट आ जाती, नई पॉलिटिकल पार्टियां आ जाती है उसके डिजॉल्व होने से पहले पहले। फिर जैसे नई पार्टी आती है, इलेक्शन लड़ती है, चुनाव जीतती है, तो पुरानी वाली पार्टी के जो मेंबर होते हैं या जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रिजाइन दे देते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड, तो जो इलेक्शन हेल्ड होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, निर्वाचन क्षेत्र में, सेम टाइम में भी हो सकते हैं, सेम डे में हो सकते हैं, या कुछ दिनों के गैप में हो सकते हैं। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे स्टेट में एक ही दिन भी हो सकते हैं या अलग अलग भी। एक ही दिन होने में प्रॉब्लम ये आती है कि उतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, उतने एम्प्लॉयज़ चाहिए इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने के लिए, पीस क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो जो इलेक्शंस आफ्टर द 5 ईयर्स, 5 साल के गैप में होते हैं उनको जनरल इलेक्शन बोलते हैं। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी, कभी कभी एक पूरे स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी या पूरी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ना होके एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चुनाव होते हैं। क्यों होते हैं वो, जब किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर की अचानक डेथ हो जाती है, किसी लीडर की किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से, या वो रिजाइन दे देता है। पिथौरागढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है, इसमें जो हमारे लेट कैबिनेट MLAs थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे वो, प्रकाश पंत, जब उनकी डेथ हो गई थी सडन कैंसर से, तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में चुनाव कराए गए, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। तो वैसे इलेक्शन जो अचानक किसी लीडर की डेथ से या किसी लीडर के रिजाइन देने से जो पोस्ट खाली हो जाती है, तो उसी एरिया में, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में जो इलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस, इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बाई इलेक्शन में भी अलग अलग पार्टियां क्या होती है, अपने अपने कैंडिडेट को उतारती है। सब काम वैसे ही होता है, प्रचार प्रसार होता है, प्रचार किया जाता है पार्टीज के द्वारा, घर घर आते हैं लीडर्स, और ठीक एक डे के दिन पोलिंग बूथ में जाके लोग क्या करते हैं, अपना वोट देते हैं। और ऐसे ही इसमें इलेक्शंस के नतीजे आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया के लिए जिसके लिए वो इलेक्शंस हुआ था। जैसा कि एज आई टोल्ड यू अबाउट द बाई इलेक्शन। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम देखें, द पीपल ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के पीपल थे, उन्होंने क्या किया, 90 MLA थे वहाँ। 90 MLA का अर्थ क्या है, यू मे हैव वंडर्ड, आपको आश्चर्य होगा, हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा, 90 MLA का अर्थ क्या है कि
हर पर्सन ने वोट किया होगा हरियाणा में। ऐसा कभी नहीं होता है कि डेमोक्रेटिक में कि 100% वोट किए वो लोगों ने। 64%, 62%, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 40% अभी भी इंडिया में जो ऐसा होता है कि लोग पीपल वोट नहीं करते हैं। इन आवर कंट्री में हम देखते हैं वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम होता है रिप्रेजेंटेशन का, जो प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज डिवाइडेड, जैसे मैंने आपको बताया देश होता है वो कई एरिया में बटा होता है इलेक्शन के पर्पज से। जैसे पॉपुलेशन के बेसिस पर कोई पॉपुलेटेड एरिया बड़ा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो बड़े इलाके मर्ज करके एक ही इलाका बना दिया, यानी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया बना दिया दो इलाकों को ज्वाइन करके। ऐसा भी हो सकता है एक को बांट के दो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में डिवाइड कर दिया। जब नया डिस्ट्रिक्ट बनता है कोई या नया स्टेट बनता है, उस कंडीशन में ऐसा होता है कि नए कॉन्स्टिट्यूंसी एरियाज बनाए जाते हैं। दिस एरिया आर कॉल्ड इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया, जो वोटर्स इस एरिया में रहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चुनते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शन में हम देख सकते हैं जो कंट्री होता है इज डिवाइडेड इनटू 543, वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड है। इसका अर्थ यह है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाते हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र से। इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का इज दैट एवरी वोटर शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका अर्थ है कि जो हर वोटर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया का, उस कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया का हर वोटर, चाहे रिच है, पुअर है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, उसकी जो वोट वैल्यू है वो इक्वल रहेगी। दैट इज वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन। इसलिए जो इक्वल पॉपुलेशन में के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किया जाता है जो उस एरिया में रहती है। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड, इसी प्रकार से हर स्टेट जो होता है वो स्पेसिफिक नंबर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे लोकसभा इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होता है, ऐसे स्टेट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं जिसको MLA। ईच पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो होते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है पंचायत के लिए भी और म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए भी। उसके लिए भी क्या होता है, एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ईच जो विलेज है और टाउन इज डिवाइडेड वन, जिसमें क्या होता है हर गांव या शहर सेवरल वार्डों में बटा होता है। गांव में तो वार्ड नहीं होते हैं, शहर में होते हैं वार्ड। देयर आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह ही है, जैसे निर्वाचन क्षेत्र होता है ऐसे ही वार्ड में बटा होता है। जब नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो कई सारे वार्ड में, जैसे भाटकोट वार्ड है, लिंठुड़ा वार्ड है, टकाना वार्ड है, ऐसे ही कई सारे, धनौड़ा वार्ड है, बहुत सारे वार्डों में बटा होता है। उस वार्ड से अलग अलग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं और वोट कौन करता है, उस जो वार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग क्या करते हैं, उनको वोट करते हैं। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसी आर काउंटेड, कभी कभी ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है सीट्स में काउंटेड होती है, सीट बोलते हैं हम इसको, इतनी सीट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करती है 1 सीट असेंबली में। हम लोकसभा, हमने क्यों कहा व्हेन वी से, जब हम ये कहते हैं कि लोक दल ने 60 सीट जीती है, इसका अर्थ ये हुआ कि इट मीन्स कैंडिडेट ऑफ लोक दल के 60 MLA असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट जीते हैं, यानी कि लोक दल के 60 MLA लोक दल के हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। इसी तरह से अगर हम देखें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी किसे बोलते हैं, इफ वी सी की एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल एवरी सिटीजन इलेक्ट इज रिप्रेजेंटेड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटाइटल करता है कि हर जो सिटीजन है अपने प्रतिनिधि चुनता है अपने एरिया से चुनता है वो भी, क्योंकि हर एक का एरिया अलग होता है, इलेक्टोरल
कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड होता है। हम अपने एरिया से चुनते हैं, अगला वाला अपने एरिया से चुनता है, और उस एरिया से जो खड़ा होता है कैंडिडेट वो उसी को वोट करता है, उसी एरिया वाले उनको उसको वोट करते हैं। हम लोग अपने एरिया में से जो खड़ा होता है उसे वोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं हाउएवर वेर वरीड, वो बहुत चिंतित थे कि इन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन जो होगा सर्टेन वीकर सेक्शन जो उसमें होंगे, जो कमज़ोर वर्ग होंगे समाज के, उनको एक अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मे नॉट स्टैंड इन गुड चांस टू गेट इलेक्टेड, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, उनके जीतने के चांसेस कम होंगे, तो वो समाज में क्या हो जाएंगे, डोमिनेट किए जाएंगे अदर पावरफुल कम्युनिटी के द्वारा या अदर पावरफुल लीडर्स के द्वारा। दे में नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स, उनके पास उतने संसाधन नहीं होते, जैसे कि उनके पास उतना मनी नहीं है, धन दौलत नहीं है उनके पास, एजुकेशन नहीं है उनके पास, शिक्षित नहीं है वो, कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन, और वो किसी भी तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए कैपेबल नहीं होते। अगेंस्ट अदर के विरोध में दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल, जो प्रभावशाली हैं, जिनका समाज में प्रभाव है, जिनको लोग जानते हैं, जिनकी पावर है समाज में, सोसाइटी में, मनी है जिनके पास, मनी एंड पावर जिसके पास होती है, इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा उसके पास होते हैं। और जो रिसोर्सफुल है में प्रिवेंट है, उनको क्या करेंगे, वो गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, वीकर लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को चुनाव जीतने से रोक देंगे। कौन लोग, जो पावरफुल हैं और जो रिच लोग हैं, वो लोग समाज के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनके पास मनी नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। इफ दैट हैपन, यदि ऐसा होता है, और पार्लियामेंट एंड असेंबली को क्या करना चाहिए, वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर ऐसा होता है, कह रहा है, इफ दिस हैपन, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद, और या असेंबली है जो स्टेट की, वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, वंचित किया जाएगा, जो उनकी आवाज़ है, सिग्निफिकेंट सेक्शन जो है, महत्वपूर्ण जो वर्ग है पॉपुलेशन का, अपनी आवाज़, उस लोगों की आवाज़ को डेमोक्रेसी में अगर हम संसद तक नहीं पहुंचा पाते हैं, पार्लियामेंट तक, तो क्या कह रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव कोई भी उनकी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा लीडर, क्योंकि उनकी कम्युनिटी से कोई लीडर वहाँ चुन के ही नहीं आएगा, तो अपनी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं बता पाएंगे उस कम्युनिटी वाले, क्योंकि उस कम्युनिटी में से वो क्या होंगे, बैकवर्ड कम्युनिटी होगी, वीकर सेक्शन होगा, समाज का कमज़ोर वर्ग होगा। कमज़ोर वर्ग को तो वो इलेक्शन ही नहीं जीतने दे रहे हैं, तो कमज़ोर वर्ग अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पाएगा। रिप्रेजेंट एंड लेस डेमोक्रेटिक, और इस तरह से वो लेस डेमोक्रेटिक कहलाएगा। सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए जो मेकर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम, उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम बनाया, रिजर्व्ड, आरक्षित क्षेत्र बना दिया। आरक्षित मतलब कुछ एरिया जो हैं वो वीकर सेक्शन के लिए ही रिजर्व थे, उसमें जो रिच लोग हैं या पावरफुल लोग हैं वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते उस एरिया से। उस एरिया से जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, सम कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हैं लोगों के लिए, जैसे एससी के लिए, उसमें एससी कास्ट के ही ग्रुपों के बीच में कंपटीशन होगा। मान लो एक एससी ग्रुप कांग्रेस से लड़ रहा है, तो बीजेपी भी अपना एक एससी ग्रुप, एससी कैंडिडेट ही उतारेगी, वो जनरल नहीं उतार सकती, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया एससी के लिए ही रिजर्व है। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी पार्टियां जो हैं अपने एरिया, उस एरिया से जो एससी शेड्यूल कास्ट का आदमी है उसको मैदान में उतारेगी। शेड्यूल ट्राइब्स हो सकती है, इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें वही चुनाव लड़ सकता है, ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, सिमिलरली इसी प्रकार ओनली दोज बिलोंगिंग, जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, अनुसूचित जनजाति, जो आदिवासी लोग हैं, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व होती हैं, जहाँ से आदिवासियों के लिए सीट्स हैं। करेंटली इन द लोकसभा में हम देखते हैं 84 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन फॉर देयर शेयर, जो नंबर है प्रोपोर्शन है जो इनका शेयर टोटल पॉपुलेशन में,
द रिजर्व सीट जो हम देखते हैं SC या ST के लिए, डू नॉट टेक अवे द लेजिमेट शेयर ऑफ एनी अदर, किसी अदर सोशल ग्रुप का अधिकार नहीं छीन सकता है, क्योंकि इनकी सीटें रिजर्व्स होती हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वल, जो रिजर्वेशन का सिस्टम हम देखते हैं एक्सटेंड बाद में बढ़ा दिया गया अदर वीकर सेक्शन को भी, जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल में भी। कई सारे स्टेटों में और सीटें जो होती हैं रूरल पंचायत में और अर्बन म्यूनसिपालिटी नगर पालिका में भी, नगर पालिका में जो इलेक्शन होते हैं या जो विलेज लेवल में ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए या SC ST के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं, यानी कि उन सीटों पर उस एरिया से SC ST कैंडिडेट ही इलेक्शंस लड़ेगा। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व वेरीज, हालांकि हम देखते हैं जो प्रोपोर्शन होता है, जो अनुपात होता है सीट रिजर्व का, वेरीज अलग अलग हो सकता है स्टेट को देखिए, किसी स्टेट में ज़्यादा रेशियो हो सकता है, किसी रेशियो में कम हो, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है SC ST की। आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, कई बार हम देखते हैं ग्राम पंचायत की जो सीटें होती हैं उसमें बहुत सारी वुमेन कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ती हैं, क्योंकि वुमेन सीट कई सारे एरिया से वुमेन सीट होती है तो वुमेन ही उसके लिए इलेक्शन लड़ती है। अब वोटर लिस्ट की अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी एक बार कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड कर ली गई, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है, अगला कदम जो होता है इलेक्शन कमीशन का, वो ये डिसाइड करना कि कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं देगा। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन, ये डिसीजन किसी एक पर नहीं छोड़ा जाता है। टिल द लास्ट डे, लास्ट दिन तक। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हम देखते हैं द लिस्ट ऑफ दोज, उन लोगों की लिस्ट जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। द लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन बिफोर द इलेक्शन एंड गिव टू एवरीवन, और जो इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट है, जिसे वोटर लिस्ट भी बोलते हैं इलेक्टोरल रोल भी बोलते हैं, जब तैयार की जाती है इलेक्शन से पहले कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, कितने लोगों ने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दिस लाइफ लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल कहलाता है, कॉमनली इसको वोटर लिस्ट भी बोलते हैं, इसका कॉमन नाम जो हम लोग बोलते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का फर्स्ट कंडीशन है। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर किसी के पास क्या होना चाहिए, समान अवसर होना चाहिए टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। सभी को अवसर मिलना चाहिए, सभी को चांस मिलना चाहिए, देश के हर सिटीजन के लिए चांस मिलेगा, तभी तो इक्वलिटी बोलेंगे, तभी तो फ्रीडम बोलेंगे। अदरवाइज अगर रिच लोग ही और एजुकेटेड लोग ही वोट करें और अनएजुकेटेड और पुअर लोग ना करें, वीकर सेक्शन ना करे, तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कहलाएगा हमारा देश। इन चैप्टर 1 वी रेड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर एज पूरी करने पर किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी सेक्स जेंडर और कहीं भी पैदा हुआ व्यक्ति वोट के लिए फ्री है, वोट कर सकता है वो। इन प्रैक्टिस इट मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर कोई क्या है, शुड हैव वन वोट देता है, और ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और हर किसी की जो वोट वैल्यू है वो इक्वल है। नो वन शुड बी डिनाई, और किसी को भी राइट टू वोट से हम मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, रोका नहीं जा सकता। राइट टू वोट सबका एक फंडामेंटल राइट कह सकते हैं हम। बिना जब तक कोई एक गुड रीजन ना हो तब तक हम किसी भी व्यक्ति को वोट देने से रोक नहीं सकते। नो वन शुड बी डिनाई राइट टू वोट विदाउट गुड रीजन। डिफरेंट जो सिटीजन है वो हर किसी से अलग होते हैं, एक सिटीजन अदर सिटीजन से अलग होता है, डिफर होता है कई कारणों से। कुछ रिच होते हैं, सम आर रिच, कुछ पुअर होते हैं, सम आर हाईली एजुकेटेड होते हैं, सम आर नॉट। कुछ बहुत सारे एजुकेटेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ दयालु होते हैं, सम आर काइंड, अदर आर नॉट सो काइंड, कुछ दयालु नहीं होती। ये तो एक आदमी की क्वालिटी कह सकते हैं हम, ह्यूमन नेचर कह सकते हैं हम। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन सभी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। सिटीजन तो है ना,
कि सभी सिटीजन को इक्वलिटी दी गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी देखा गया है कि वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, या तो फिर एजुकेटेड ही हो तो चुनाव भी एजुकेटेड ही लड़े, फिर चुनाव अनएजुकेटेड क्यों लड़ता है। विथ देयर ओन नीड्स, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं और अपने व्यूज, अपने विचार हैं। दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व, इसी तरह से ऑल ऑफ देम जो होते हैं वो डिजर्व करते हैं इक्वल से। डिसीजन मेकिंग में वो प्रभाव भी डालते हैं। इन आवर कंट्री में हम देखते हैं ऑल सिटीजन, वो सभी जो सिटीजन हैं जिनकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है या उनसे ऊपर हो चुके हैं, वो वोट दे सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट, हर सिटीजन के पास क्या है, राइट टू वोट का अधिकार है। रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। सम क्रिमिनल एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड, कुछ जो अपराधी होते हैं या जो मेंटली फिट नहीं होते, अनसाउंड माइंड होता है जिनका, उनको राइट वोट देने से रोका जा सकता है। या तो क्रिमिनल है, सीरियस क्रिमिनल है, वो बड़े क्रिमिनल हैं, या तो उनका अनसाउंड माइंड, मेंटली फिट नहीं है, ऐसी कंडीशन में उन्हें वोट देने से रोका जाए। पर ये बहुत ही रेयर, मुश्किल से ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है देश में। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू गेट द नेम, तो सभी एलिजिबल जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएं, किसी का भी नाम छूटे नहीं। कई बार ऐसा होता है वोटर लिस्ट में बहुतों के नाम नहीं होते, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की लापरवाही है। एज न्यू पर्सन, जैसे जो नया पर्सन होता है वो अपनी 18 एज पूरी कर लेता है, तो वो अपना नाम क्या कर सकता है, वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर सकता है, शामिल कर सकता है। नेम्स ऑफ दोज, और उन लोगों के नाम जो हु मूव आउट ऑफ प्लेस, जो उस जगह से जा चुके हैं, और दोज हु आर डेड, या तो वो जो मर चुके हैं, उनके नाम इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल है या इलेक्शन लिस्ट, वोटर लिस्ट है, उससे हटा दिए जाते हैं। जिनकी डेथ हो चुकी है या जिन्होंने वो प्लेस शिफ्ट कर लिया, उस जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं। ए कंप्लीट रिवीजन किया जाता है उस लिस्ट का हर 5 साल में। वैसे हर साल ही होता है, क्योंकि 5 साल में तो बहुत सारे कैंडिडेट मर जाएंगे या बहुत सारे नए शामिल होंगे, तो ज़्यादा मिस्टेक्स की संभावनाएं होती है, इसलिए हर साल ही जो 18 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं उनके नाम शामिल किए जाते हैं, या खुद ही सिटीजन्स जो 18 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं वो अपना फॉर्म जमा कराते हैं जहां वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। दिस इज़ डन, ऐसा इसलिए किया जाता है कि टू रिमेन अप टू डेट, वो जो इलेक्टोरल रोल है या वोटर लिस्ट है उसको अप टू डेट किया जाता है। अप टू डेट में नए नामों को शामिल किया जाता है, और उन नामों को जिनकी डेथ हो चुकी है, उस 5 साल के दौरान बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, उनके नाम हटा दिए जाते हैं इलेक्शन लिस्ट से, वोटर लिस्ट से। इसके लिए एक सिस्टम बनाया है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया है गवर्नमेंट ने, EPIC। पहले जो वोटर आईडी कार्ड थे उसमें फ़ोटो नहीं लगती थी, तो कोई भी वोट दे के आ जाता था किसी के भी बदले जाके। लेकिन फ़ोटो लगने के बाद भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे फ़ोटो आदमी का होता है, नाम महिला का होता है, या नाम महिला का होता है, फ़ोटो पुरुष की होती है। दिस इज डन, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड, गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया टू गिव हिज कार्ड, हर सिटीजन को, हर पर्सन को जो वोटर है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, उसको ये कार्ड दिया जाता है। इस वोटर आईडी कार्ड से वो वोट दे सकता है, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास ये वोटर आईडी कार्ड है और किसी वजह से उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, हट गया, तो उस कंडीशन में वो वोट नहीं दे सकता। वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, तो वोटर्स को ये रिक्वायर्ड कहा जाता है कि वो इस कार्ड को लेके जिस दिन वोट होते हैं, वोट डालने जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं इस कार्ड को। नो वन कैन वोट फॉर समवन, किसी के बदले कोई दूसरा वोट नहीं कर सकता है। हाँ, रेयर कंडीशन में कर सकता है, उसको प्रॉक्सी वोटर बोलते हैं। जैसे मान लो किसी का हस्बैंड बाहर है बॉर्डर्स में,
वो यहाँ नहीं आ सकते, तो उसके बदले में उसकी वाइफ वोट कर सकती है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोटर। पर उसके लिए भी इन्फॉर्म करना पड़ता है वहाँ की मैं उसके बदले वोट डाल रही हूँ। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी। लेकिन जो EPIC कार्ड है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपने अपने पेरेंट्स का देखा होगा जिसमें फ़ोटो लगी होती है और नाम लिखा होता है, एज लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और आपका प्लेस रेसिडेंस लिखा होता है, मकान का नंबर लिखा होता है और साइन होते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो दिस कार्ड बल येट कंपलसरी, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं भी है, वोटर ID कार्ड, अगर आप वोट देने जा रहे हैं फॉर वोटिंग के लिए, वोटर कैन शो। इस कार्ड के अलावा वोटर क्या कर सकता है, अदर प्रूफ भी दिखा सकता है आइडेंटिटी कार्ड की, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है और आपके पास ये वोटर ID कार्ड नहीं भी है, तो अदर ID प्रूफ के बेसिस पर आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास अदर ID प्रूफ्स हैं और आप पोलिंग बूथ में जाते हैं और वहाँ इलेक्टोरल रोल में देखते हैं किसी वजह से, किसी लापरवाही से आपका नाम उस इलेक्टोरल रोल से हट जाता है, तो उस कंडीशन में कोई ऑप्शन नहीं है, उस दिन तो आप वोट नहीं कर सकते हैं जिस दिन वहाँ इलेक्शन है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि कई बार इलेक्शन कमीशन की कमियों से कईयों के नाम जो होते हैं वोटर लिस्ट से, इलेक्टोरल रोल से डिलीट हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं, बिना वोट दिए ही मायूस घर को आ जाते हैं। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन का परसेंटेज होता है वो 100% तो नहीं होता, सबके सब वोट थोड़ी करते हैं, तो 60-64% ऐसा रहता है। आई यू अंडरस्टूड, वी विल रीड द नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।